नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इतिहास और इतिहास में हम पढ़ेंगे नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और हम जानेंगे सभ्यता क्या होती है। तो सभ्यता बोलते हैं रहन सहन या जीवन शैली या आचार विचार, यानी कहीं के भी लोग या आप भी हो सकते हैं, हम भी नगर के या गाँव के, उनका जो रहन सहन होता है, जनजीवन होता है, उनके देवी देवता होते हैं, उसके बारे में वो किस तरह रहते थे उसे हम बोलते हैं सभ्यता। तो 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई, यानी कहीं पर ऊंचा टीला था या कुछ भी है, तो वहाँ पर क्या पक्की ईंटें निकलना स्टार्ट हो गई। पक्की ईंटें जब निकली तो उस खुदाई में पूरा एक नगर निकला। तो उस नगर के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो वो नगर जब उनका अध्ययन किया गया तो वो नगर करीब 4000 वर्ष पुराने थे। जिस समय वो नगर बसे थे उस समय का पीरियड 4000 वर्ष पुराना था। यानी उन नगरों के बारे में हम अब से 4000 वर्ष पहले भी नगर थे। अब ये सभ्यता नदियों के किनारे किनारे, मतलब ये नगर जो निकले इसमें धीरे धीरे खुदाई आगे बढ़ी, तो ये अधिकांश रूप से नदियों के किनारे किनारे बसे हुए थे। धीरे धीरे खुदाई हुई तो उसमें नदी के किनारे और भी नगर निकले। और ये सभ्यता केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि संसार के अनेक देशों में निकले खुदाई के द्वारा, क्योंकि समय समय पर किसी चीज के निर्माण के लिए खुदाई हुई, उसमें नगर निकले। ये कई नगरों में या कई संसार के कई देशों में एक तरह की वस्तुएं निकली। जैसे हमारे यहाँ भी उसी तरह के निकले, और इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहां भी इसी तरह के सिक्के निकले। तो हड़प्पा सभ्यता के जानने से पहले, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये सभ्यता या इस तरह के नगर संसार के किन देशों में प्राप्त हुए हैं या कहाँ से निकले हैं। तो हम इस मैप के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से जानेंगे कि ये सभ्यता, इस तरह की सभ्यता या इस तरह के नगर कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो सिंधु घाटी नदी है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, इसमें कुछ क्षेत्र भारत में है और कुछ पाकिस्तान में है। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये आता है सिंधु घाटी सभ्यता में। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में पहुंच गए विभाजन के बाद से। और इसी तरह की सभ्यता निकली है मिस्र में, इसे बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। ये नील नदी के किनारे निकली है। इधर आती है इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो दलदल फरात नदियां हैं मेसोपोटामिया में, इराक में, उनके किनारे बसे हुए ये नगर है, तो इन्हें बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। और ये सभ्यता निकली है होंगो या यंगत्से नदी के किनारे चीन में, जिसे बोलते हैं हम चीन की सभ्यता या क्रीट सभ्यता। तो इन सभ्यताओं में या इन नगरों में का रहन सहन, जनजीवन जो था वो आपस में बहुत अधिक हद तक मिलता जुलता था। तो आइए हम पढ़ते हैं ये सिंधु घाटी, यानी जो भारत और पाकिस्तान दोनों ही नगरों में प्राप्त हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उनके रहन सहन, जनजीवन और उनके आचार विचार के बारे में। तो अभी हमने मैप के माध्यम से समझा कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ प्राप्त हुई है। तो ये सारी सभ्यताएं जो होती हैं इन्हें हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो नगरों की विशेषताएं, पहले तो ये नगर बसे कहाँ थे और क्यों बसे थे। ये नगर अधिकांशतः नदियों के किनारे बसे थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम बोलते हैं नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये भी सिंधु नदी के किनारे ही बसे हुए थे। खुदाई में पहले हड़प्पा के नगरों का पता चला, धीरे धीरे मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो एक ऊंचा सा टीला था जिसे लोग बोलते थे मृतकों का टीला, यानी वहां पर मरे हुए दबे हुए हैं। लेकिन जब उसे खुदाई शुरू की गई तो उस खुदाई में पूरा का पूरा नगर प्राप्त हुआ और ये नगर बहुत विशाल था। इन नगरों में विशेषता ये थी कि ये बिल्कुल आज का जो शहर का नगर है, यानी जो शहर में लोग रहते हैं जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, उस तरह के बने हुए थे। ये नगर में जो चौड़ी सड़कें थी और इनकी नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी ये पूरब से पश्चिम को आने वाली नाली इस तरह से, ये सड़कें और नालियां दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी एक बीच में चौराहा सा बन जाता था। और सड़कों के किनारे किनारे पक्की नालियां बनी हुई थी जिनमें ढाल लिया गया था। ढाल इसलिए कि पानी अधिक से अधिक सही तेजी से निकल जाए। और सभी घरों का पानी नाली में होता तो जाता था पहले, और फिर उसके बाद एक बड़े नाले में मिल जाता था। और
इसके बाद में हम पढ़ते हैं भवन निर्माण, यानी हमने नगरों का निर्माण किया, नगर किस तरह से बने हुए थे। नगर 2 मंजिल इमारत में भी बने हुए थे, और इसमें जो नगरों में भवन बने हुए थे, भवन निर्माण में, वो 2 मंजिल इमारतों में थे, और उसमें क्या था, स्नानागार भी बने हुए थे। स्नानागार बहुत चौड़े बने हुए थे, यानी नहाने का स्थान। उसमें ऊंचाई पर 5-6 सीढ़ियां चढ़कर तब हम उसमें वो लोग उसमें पहुंचते थे, जिस तरह की उनकी बनावट थी। इसके बाद उसमें कुछ क्या थे, अन्नागार भी थे। अन्नागार जहां पर अनाज एकत्र किया जाता था, यानी जो गेहूं चावल जो भी फसल होती थी उन्हें वो इकट्ठा कर लेते थे। जैसे फसल हमारी गेहूं की जब आती है और उसके हमें आगे भी खाना होता है पूरे वर्ष भर, उसके लिए वो अनाज एकत्र कर लेते थे। यानी उस समय के लोगों को अनाज के संग्रहण करने का और एकत्र करने का भी ज्ञान था, और उनका जो रहन सहन था वो बिल्कुल आज के नगरों की तरह ही था, जैसे कि वो नगर वहां से मिले हैं। फिर उनका रहन सहन, वो अधिकतर जो खेती करते थे वो गेहूं, जौ, चावल, कपास की खेती किया करते थे। ये लोग खेती के साथ साथ पशु भी पालते थे। जो ऊपर जो बैल होता है उसका जो कुबड़ उठा हुआ होता है, उस तरह के बैल उनके मोहरों या सिक्कों पर या जो आकृतियां हैं इस तरह की मिली हैं। तो गाय, भैंस, बकरी, ये सब इनके क्या थे, पालतू पशु थे। ये दूध पीने के लिए, इन पशुओं को दूध के लिए या खेती के काम में सहायता करने के लिए इन पशुओं को पालते थे। तीसरा आता है इनका देवी देवता। अब रहन सहन के बाद में इनके देवी देवता, एक जो मूर्ति मिली है वो पशुपति देवता की, यानी एक पशु के सिर वाले देवता की मूर्ति मिली है। इसके अलावा इनकी जो मोहरें थी उन पर मातृ देवी की मूर्ति भी है, जिसे एक मातृ देवी की मूर्ति कहा जाता है। और इसके अलावा पीपल और पीपल के पत्ते की और सांप की आकृतियां भी मिली है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग इनकी पूजा करते थे। उसके बाद में आते हैं काम धंधा। ये क्या करते थे, काम धंधे के लिए उस समय तांबा और जस्ता धातुओं की खोज हो चुकी थी। ये उनके मिलाकर एक धातु बनाई जाती है कांसा। उसमें ये कांसे के बर्तन भी बनाते थे और उनके औजार भी बनाते थे खेती करने के लिए। इस कांसे की वजह से जब तांबा और जस्ता 2 धातु मिलकर कांसे, यानी कांसे का प्रयोग जो हुआ था वो सर्वाधिक हुआ था, सबसे अधिक मात्रा में हुआ था। इसलिए इस सभ्यता को क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। यानी कांसे का यूज हुआ था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। धातु का प्रयोग ये कम से कम करते थे। ये पत्थर के ही औजार वगैरह बनाते थे, या खेती के लिए यंत्र जो अपने साधन बनाते थे वो पत्थर के ज्यादा यूज करते थे। क्यों? क्योंकि पत्थर आसानी से मिल जाता था और धातु को खोजने में समय भी मिलता था और ये कम मात्रा में मिलते थे। तो इसके बाद व्यापार। इनका व्यापार क्या होता है, जब ये वस्तुएं बनाते थे तो ये व्यापार में वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। जैसे कि आप गांव में देखते हो, शहर में भी देखते हो कि कोई आम बेचने वाला आया या सब्जी बेचने वाला आया तो वो गेहूं से भी सब्जी दे देता है, आपको चावलों से, धानों से भी सब्जी दे जाता है और कपड़े भी दे जाते हैं। तो इस तरह का व्यापार जो होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त होना या वस्तु बेचकर वस्तु ही मिलना, ये कहलाता है वस्तु विनिमय। तो इस समय इस सभ्यता में, कांस्य युगीन या सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय भी होता था। इसका पता चलता है इराक में मिली मेसोपोटामिया की सभ्यता से। वहां भी जो हमारे यहाँ के सिक्के या वस्तुएं थी प्राप्त हुई हैं और वहां की वस्तुएं हमारे इस हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। इसके बाद में इसके अलावा यहाँ क्या मिली है, ये जो इराक की मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हमने देखी थी उसकी वस्तुएं हमारे भारत में मिली हैं और भारत की वस्तुएं वहां मिली हैं। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता में आपस में क्या होता था, व्यापार होता था। मेसोपोटामिया, इराक और सिंधु घाटी सभ्यता भारत। यानी इन दोनों सभ्यताओं में जो वस्तुएं मिली हैं वो एक दूसरे से काफी मैच करते हैं। यानी यहाँ जो वस्तुएं मिली हैं भारत में वो इराक में भी मिली हैं, मेसोपोटामिया में भी मिली हैं, और जो इराक में वस्तुएं मिली हैं वो भारत में भी मिली हैं। यानी उस समय भी व्यापार
होता था जैसे अब होता है। अब भी देखो दूसरे देशों से व्यापार होता है, राज्यों में भी होता है। तो पहले भी ये व्यापार हुआ करता था। इस तरह की वस्तुएं मिलने से ये जानकारी प्राप्त हुई है। व्यापार के लिए ये अपने सामान की पहचान भी करते थे। ये गीली मिट्टी पर जो सामान होता था उसे बांधकर उस पर गीली मिट्टी चिपकाते थे और उस पर अपने यहाँ की मोहर लगा देते थे। जैसे पीपल की पत्तियां लगे हुए सिक्के होते थे, या सांप की आकृति के बने हुए सिक्के होते थे, खुदी हुई मोहरा का यूज, जो मोहर होती है उसका यूज हम आज भी करते हैं। उसमें इंक लगाते हैं और तब कॉपी पे या पेपर पे लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें पहचान हो जाती है कि वो कहाँ की। आप साधारणतः अपने विद्यालय में की मोहर देखते होंगे, उसमें प्रधानाचार्य की मोहर होती है, इंक लगी हुई होती है, उसे आपके जो आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है उस पर भी लगाते हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि आप इस विद्यालय के विद्यार्थी हो। तो इसी तरह जो सामान जाता था सिंधु घाटी सभ्यता से इराक में, तो वहां भी इस तरह की मोहरें, स्याही का ज्ञान शायद उन्हें नहीं था, इसलिए वो उन आकृतियों को गीली मिट्टी पर छाप देते थे, जिससे पहचान रहती थी कि ये सामान यहाँ का आया है। और वही सामान जब हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिला तो हमें पता लग गया कि यहाँ से मतलब भारत से वो सामान इराक या मेसोपोटामिया में भी गया है और यहाँ पर व्यापार होता था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार से भी परिचित थे। इसके अलावा लिखावट आती है, जो उनके लेख मिले हैं हमें, तो वो लेख हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन उनकी भाषा नहीं समझ सकते कि वो लेख क्या कह रहे हैं। इससे पता हमें लगता है कि यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है। यानी हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में पढ़ा था, 3 काल पढ़े थे, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक में हमने देखा कि जो पाषाण कालीन सभ्यता है उसमें कोई भी लिखित लेख इस तरह का नहीं है और ना ही हम उसे जानते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें हड़प्पा कालीन सभ्यता में लिखे हुए लेख तो मिले हैं, जैसे पत्थरों पर, दीवारों पर या मोहरों पर, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। तो ये वाली सभ्यता हमारी किस में आती है, आदि ऐतिहासिक काल में आती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं ये सभ्यता खत्म कैसे हुई है या अचानक नगर समाप्त कैसे हुए। जब ये नगर या जो सभ्यता के नगर इतनी बड़ी संख्या में थे, नदियों के किनारे किनारे बसे थे। अब नदियों के किनारे बसे होने के कारण था कि इन्हें व्यापार में जो जल मार्ग होता है वो सस्ता और सुलभ साधन होता है और उसमें आसानी से भारी सामान भी हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं। साथ ही जो कृषि करते थे तो उसमें भी पानी की मात्रा मिल जाती थी अधिक, यानी जल के बिना कुछ नहीं है, जल से ही जीवन है। तो ये लोग नदियों के किनारे किनारे ही इन्होंने नगर बसाए थे। तो जब ये खत्म हुई सभ्यता, यानी यहाँ केवल ऊंचे टीले ही मिले, तो इससे खत्म होने का एक कारण नदियों का बसा होने के कारण बाढ़ भी हो सकता है। कहीं बाढ़ आई होगी या पानी अधिक मात्रा में हुआ होगा तो ये लोग नगर खाली करके कहीं चले गए या उस बाढ़ में बह गए या इस तरह से समाप्त हो गए। इसके अतिरिक्त भूकंप या जो प्राकृतिक आपदा होती है, महामारी जो बहुत बुरी तरह से फैलती है, इसका कोई इलाज नहीं होता है या बहुत दिनों में मिल पाता है, संक्रमित होती है, तो इस तरह की बीमारी में गांव के गांव समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे अभी इसी टाइम में आपने देखा होगा कोरोना महामारी, ये महामारी का रूप है कि एक दूसरे के छूने से भी फैलती है। तो इस तरह की हो सकता है कोई महामारी आई हो जिससे ये लोग समाप्त हो गए हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है कि नदियों के किनारे बसे होने के कारण बाढ़ भी उसका एक कारण हो सकता है। तो आज हमने पढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप वीडियो देखें तब इसके क्वेश्चन आंसर करें। धन्यवाद।